चलिए सर आगे बढ़ते हैं। सर लेसी के पर्सपेक्टिव से हमने एक लीज ट्रांजैक्शन को इनिशियली किस तरह से रिकॉग्नाइज करना है, ये बातें अपनी लास्ट ब्रेक से पहले कवर किया कि लेसी ने करना ये है कि कमिटमेंट डेट पे, कमिटमेंट डेट वो डेट है जिस दिन लेसोर एक आइडेंटिफाइड एसेट का, लेसोर अपने आइडेंटिफाइड एसेट का राइट टू यूज लेसी को मेड अवेलेबल करते हैं। कमिटमेंट डेट पे लेसी करेगा ये कि अपने पास एक एसेट रिकॉर्ड करेगा राइट टू यूज एसेट के नाम से, अपने पास एक लाइबिलिटी रिकॉर्ड करेगा लीज लाइबिलिटी के नाम से। लीज लाइबिलिटी में हम सारी लीज पेमेंट्स की प्रेजेंट वैल्यू वर्कआउट करेंगे यूजिंग द अप्रोप्रिएट डिस्काउंट रेट। लीज लाइबिलिटी की वर्किंग में हम सारी फ्यूचर लीज पेमेंट्स की प्रेजेंट वैल्यू वर्कआउट करेंगे यूजिंग द अप्रोप्रिएट डिस्काउंट रेट। और साथ साथ हम अपने पास एक एसेट भी रिकॉर्ड कर रहे होंगे दैट इज कॉल्ड राइट टू यूज एसेट। राइट टू यूज एसेट चार चीजों का टोटल होगी। नंबर वन, जितनी अमाउंट से आप लीज लाइबिलिटी वर्कआउट कर रहे हो उतना अमाउंट राइट टू यूज में कैपिटलाइज होगा। नंबर वन, जो अमाउंट आपने लीज लाइबिलिटी का वर्कआउट किया है उतनी अमाउंट से राइट टू यूज में अमाउंट कैपिटलाइज कर देंगे। नंबर टू, लीज की वो पेमेंट जो आपने कमेंसमेंट डेट पे या कमेंसमेंट डेट से पहले कर दी है, नेट ऑफ एनी लीज इंसेंटिव्स, ये आपके राइट टू यूज में कैपिटलाइज होगा। नंबर थ्री, अगर लेसी ने इस लीज ट्रांजेक्शन में कोई इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट इनकर की है, इसे आप राइट यूज एसेट का पार्ट बनाओगे। एंड नंबर फोर, के एसेट की कैपिटलाइजेशन की वजह से, एसेट की एक्विजिशन की वजह से अगर लेसी के ऊपर कोई ऑब्लिगेशन आती है कि उसे लीज टर्म के एंड पे एसेट को डिसमेंटल करना है, तो डिसमेंटलिंग की कॉस्ट को भी हम डिस्काउंटेड वैल्यू पे, प्रेजेंट वैल्यू पे एसेट की कॉस्ट में कैपिटलाइज कर रहे होंगे। तो ये तो हमारी कमिटमेंट डेट की एंट्रीज थी, लीज ट्रांजेक्शन की इनिशियल रिकॉग्निशन थी फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ लेसी। अब सब्सिक्वेंटली हम क्या करेंगे? सर हमारे पास ये जो लीज लाइबिलिटी रिकॉर्ड हुई है ना, हमारे पास ये जो लीज लाइबिलिटी रिकॉर्ड हुई है ना, ये लीज लाइबिलिटी बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कोई नॉर्मल लोन लाइबिलिटी होती है। तो आपने सब्सिक्वेंटली इस लीज लाइबिलिटी के अगेंस्ट एक अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल बनाना, यानी कि आप अपनी लीज लाइबिलिटी पे ओवर द इयर्स, ओवर द लीज टर्म इंटरेस्ट एक्सपेंस रिकॉर्ड करोगे, और जो रेंटल्स पे करोगे अकॉर्डिंगली रेंटल की पेमेंट से लीज लाइबिलिटी को रिड्यूस करते जाओगे। सब्सिक्वेंटली हर ईयर एंड पे, हर पीरियड एंड पे हम अपने पास लीज लाइबिलिटी के अगेंस्ट एक इंटरेस्ट एक्सपेंस बुक कर रहे होंगे, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, लीज लाइबिलिटी क्रेडिट। और जो जो अकॉर्डिंगली रेंटल्स या लीज पेमेंट्स हम फ्यूचर में करते जाएंगे, कैश क्रेडिट, लीज लाइबिलिटी डेबिट होता जाएगा, तो वक्त के साथ साथ हमारी लीज लाइबिलिटी खत्म हो जाएगी। दूसरी तरफ आपने अपने पास एक एसेट रिकॉर्ड किया है दैट इज कॉल्ड राइट टू यूज एसेट। ये जो राइट टू यूज एसेट रिकॉर्ड किया है, इसको अकाउंट फॉर करने के लिए स्टैंडर्ड हमें मुख्तलिफ स्टैंडर्ड्स की तरफ रेफर करता है। ये राइट टू यूज हम IAS 16 के कॉस्ट मॉडल के तहत अकाउंट फॉर कर सकते हैं। ये राइट टू यूज हम IAS 16 के रिवैल्यूएशन मॉडल के तहत अकाउंट फॉर कर सकते हैं। ये राइट टू यूज अगर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की डेफिनेशन मीट कर जाता है, तो इस पे IAS 40 का फेयर वैल्यू मॉडल भी अप्लाई हो सकता है। और साथ साथ इस राइट टू यूज एसेट की इम्पेयरमेंट टेस्टिंग एज पर IAS 36 भी हो रही होगी। एक तरफ लीज लाइबिलिटी रिकॉर्ड किया, उसको लोन अमोर्टाइजेशन की तरह ही लीज लाइबिलिटी को अनवाइंड करते जाएंगे और रेंटल की पेमेंट करते जाएंगे। दूसरी तरफ हमारे पास जो राइट टू यूज एसेट है, उस पर IAS 16 का या तो कॉस्ट मॉडल या रिवैल्यूएशन मॉडल, और अगर वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की डेफिनेशन मीट कर जाता है तो IAS 40 का फेयर वैल्यू मॉडल भी अप्लाई हो सकता है। एग्जाम पर्सपेक्टिव से पूछे तो एग्जाम पर्सपेक्टिव से जनरली राइट टू यूज एसेट IAS 16 के कॉस्ट मॉडल के तहत ही अकाउंट फॉर किया जाता है और सिंपली इसे डेप्रिशिएट किया जाता है। अब सवाल ये क्रिएट होता है कि जो आपने राइट टू यूज को डेप्रिशिएट करना है, इसकी डेप्रिसिएशन किस तरह से या कितनी नंबर ऑफ ईयर्स पे की जा रही होगी। तो इसके लिए हमारे पास एक नोटिंग है, डेप्रिसिएशन ऑफ राइट टू यूज एसेट, डेप्रिसिएशन ऑफ राइट टू यूज एसेट। देखिए यहाँ जो बातें लिखी है वो सारी लॉजिक की बेसिस पे, वो सारी कॉमन सेंस की बेसिस पे है। अगर तो लीज कॉन्ट्रैक्ट के तहत, अगर तो लीज एग्रीमेंट के तहत ये बात सर्टेन है, ये बात सर्टेन है कि एसेट अल्टीमेटली लेसी का हो जाएगा। अगर तो लीज कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशंस देखकर ये बात कंक्लूड होती है कि अल्टीमेटली ये एसेट लेसी का हो जाएगा, तो आपने एसेट को डेप्रिशिएट करना है ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट। इफ इट इज सर्टेन दैट एसेट विल बी ट्रांसफर टू द लेसी, अगर ये बात सर्टेन है कि अल्टीमेटली एसेट लेसी का ही हो जाना है, तो फिर आप डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट। सर हमें कैसे पता चलेगा कि ये बात सर्टेन है या नहीं? फॉर एग्जाम्पल, कि अगर एग्रीमेंट में ही लिखा है कि एसेट का ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगा, अगर एग्रीमेंट में ही लिखा है कि एसेट की ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी, तो इसका मतलब है कि ये सर्टेन हो गया कि एसेट लेसी का हो जाना है। या फिर हमारे एग्रीमेंट में कोई बार्गेन परचेस ऑप्शन रखा गया हो, और बार्गेन परचेस ऑप्शन की
जो प्राइस है वो एसेट की एक्सपेक्टेड रेजिडेंट वैल्यू से कम है। अगर हमारे लीज कॉन्ट्रैक्ट में लेसी को ये ऑप्शन दिया गया है कि लीज टर्म की मेच्योरिटी पे लेसी ये एसेट बाय कर सकता है, और जो प्राइस रखी गई है ना वो एसेट की एक्सपेक्टेड रेजिडेंट वैल्यू से कम रखी है। तो अगर आपको कोई ऑप्शन दे कि आप एक एसेट को रेजिडेंट वैल्यू से कम वैल्यू पे एक्वायर कर सकते हो, तो मोस्ट लाइकली है कि आप ये ऑप्शन एक्सरसाइज करोगे। यानी कि ये बात सर्टेन हो गई कि एसेट अल्टीमेटली लेसी का ही होना है। तो इस तरह की सिचुएशन में हम अपने एसेट को डेप्रिशिएट करेंगे ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट। और अगर लीज कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशंस को पढ़कर ये बात क्लियर नहीं है, ये बात सर्टेन नहीं है कि एसेट की ओनरशिप ट्रांसफर होगी भी या नहीं होगी, तो इस केस में स्टैंडर्ड कहता है कि आपने एसेट को डेप्रिशिएट करना है ओवर द लोअर ऑफ यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट और लीज टर्म। भाई फॉर एग्जांपल, मैं एक एसेट 3 साल के लिए लीज पे ले रहा हूं, लेकिन उसकी यूजफुल लाइफ 10 साल है, तो मैं तो उससे बेनिफिट 3 साल तक ही लूंगा ना, तो मैं डेप्रिशिएट भी कितना करूंगा 3 साल पे। या मैं एक एसेट 10 साल के लिए लीज पे ले रहा हूं, लेकिन मेरे लिए उसकी यूजफुल लाइफ 5 साल है, तो भले मैंने रेंटल 10 साल तक पे करना है, लेकिन एसेट का बेनिफिट कितना हासिल कर सकता हूँ 5 साल, तो डेप्रिसिएशन किस पे होगा, लोअर ऑफ यूजफुल लाइफ और लीज टर्म। एक यहाँ सिंपल सा कॉन्सेप्ट लिखा है इकोनॉमिक लाइफ का और यूजफुल लाइफ का, लेकिन आप लोगों के लिए कॉन्सेप्ट कोई नया नहीं है, क्योंकि आप FAR 1 लेवल पे IAS 16 लेवल पे ही IAS 16 में ही इकोनॉमिक लाइफ यूजफुल लाइफ का डिफरेंस समझ के आ चुके हैं। सर इकोनॉमिक लाइफ यूजफुल लाइफ का फर्क पता है मैं, इकोनॉमिक लाइफ का टर्म इस्तेमाल किया जाता है एसेट की टोटल लाइफ के लिए, एसेट की टोटल लाइफ के लिए, और यूजफुल लाइफ का टर्म इस्तेमाल किया जाता है कि एंटिटी स्पेसिफिक लाइफ की है। फॉर एग्जाम्पल कि ये लैपटॉप ये 10 साल तक चलाना चाहे आप चल जाएगा, तो इस लैपटॉप की इकोनॉमिक लाइफ कितनी है 10 साल। लेकिन मैं जिस प्रोफेशन में हूं वहां पे टेक्नोलॉजी की रेगुलर एडवांसमेंट आती रहती है, तो मुझे हर 3 साल में अपने इक्विपमेंट्स को रिन्यू या अपडेट करना पड़ता है। तो IQ स्कूल ऑफ फाइनेंस के लिए इस लैपटॉप की यूजफुल लाइफ क्या होगी, 3 साल। तो अगर तो सर्टेन है कि राइट टू यूज, अगर तो सर्टेन है कि लीज एसेट लेसी का ही हो जाएगा, फॉर एग्जाम्पल कि लीज कॉन्ट्रैक्ट में ओनरशिप ट्रांसफर के हवाले से कोई जिक्र लिखा है, या बार्गेन परचेज ऑप्शन रखा है और बार्गेन परचेज ऑप्शन की प्राइस एसेट की एक्सपेक्टेड रेजल्ट वैल्यू से कम है, तो मोस्ट लाइकली है कि लेसी एसेट बाय कर लेगा। इस केस में आप एसेट को डेप्रिशिएट करोगे ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट। और अगर ये बात सर्टेन नहीं है, तो फिर हम एसेट को डेप्रिशिएट करेंगे ओवर द लोअर ऑफ यूजफुल लाइफ और लीज टर्म विच एवर इज लोअर। हमने जो सवाल अभी थोड़ी देर पहले रीड किया, सॉल्व किया, उसी सवाल को अगर हम आगे बढ़ाएं, तो इस सवाल में हमसे रिक्वायरमेंट में एक तो ये कहा गया था कि कमिटमेंट डेट की जनरल एंट्रीज बनानी है, जो हमने ऑलरेडी बना दी। तो आपने बताया कि हम अगर वो 13 हुआ कि हम ट्रांसफर करेंगे तो हम उसको यूजफुल लाइफ जो है उसकी एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ उसको हम कैलकुलेट करेंगे, और अगर ट्रांसफर नहीं करना है, 13 नहीं है कि हम ट्रांसफर करेंगे तो हम पूरा तो यही होगा ना कि फाइनेंस फीस अगर होगी तो यूजफुल लाइफ तो करेंगे, और अगर ऑपरेटिंग फीस होगी तो होगा। सर एक स्टूडेंट ने सवाल पूछा है कि आपने राइट टू यूज एसेट की डेप्रिसिएशन के हवाले से बताया कि अगर ओनरशिप का ट्रांसफर सर्टेन है तो यूजफुल लाइफ, और अगर ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप सर्टेन नहीं है तो लोअर ऑफ यूजफुल लाइफ और लीज टर्म। तो स्टूडेंट ने बात ये ऐड की कि सर फाइनेंस लीज होगी, ऑपरेटिंग लीज होगी। तो चूंकि इन्होंने बात यहाँ पे कर दी है, तो मैं थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। हमने अब तक जो भी लीज के हवाले से डिस्कशन की है ना, मैंने अब तक की डिस्कशन में कभी भी फाइनेंस लीज ऑपरेटिंग लीज का इस्तेमाल ही नहीं किया। तो क्या फाइनेंस लीज ऑपरेटिंग लीज नाम की कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती? सर एग्जिस्ट करती है। फाइनेंस लीज ऑपरेटिंग लीज का कॉन्सेप्ट भी IFRS 16 में ही आप पढ़ेंगे, लेकिन फाइनेंस लीज ऑपरेटिंग लीज का कॉन्सेप्ट लेसोर के पर्सपेक्टिव से रेलेवेंट है। लेसी की डिक्शनरी में फाइनेंस लीज ऑपरेटिंग लीज नाम की कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती। ये जो दो टर्म्स इन्होंने यहाँ पे पुकारे हैं, फाइनेंस लीज और ऑपरेटिंग लीज, ये दोनों टर्म्स लेसोर के पर्सपेक्टिव से दिखाऊंगा। लेसी की किताबों में ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती। लेसी के लिए तो सिंपल सा क्या रूल है कि हर तरह की लीज में आपने कमेंसमेंट डेट पे एक एसेट रिकॉर्ड करना है, एक लीज लायबिलिटी रिकॉर्ड करनी है। हाँ, इसकी कुछ एक्सेप्शंस हैं जो हम आने वाले वक्तों में कवर करेंगे, कि अगर आपका एक लीज कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट टर्म लीज या लो वैल्यू लीज क्लासिफाई हो सकता है, हो जाता है, तो फिर इस पे हम कोई ऑप्शनल एग्जामेशन की बात करेंगे, लेकिन वो हम लेटर स्टेज पे करेंगे। सर तो हम बात ये कर रहे थे कि हम सवाल देख रहे थे, हमारे सवाल में लीज टर्म था हमारे पास 3 साल का। 3 साल के लिए हमने एसेट किराए पे लिया था, लेकिन जो एसेट था वो नॉर्मली हमारी कंपनी कितना इस्तेमाल करती है, 7 साल। और इस पूरे सवाल में एसेट की ओनरशिप की ट्रांसफर के हवाले से कोई जिक्र नहीं था। तो इसका मतलब है कि मैं इसको डेप्रिशिएट कितने पे करूंगा, लोअर ऑफ 3 साल। और हमारी लीज लायबिलिटी थी जिसे हम अकॉर्डिंगली अनवाइंड करेंगे। तो इसके सोल्यूशन को कंप्लीट करते हैं। हमने डे 1 पे तो एक एसेट रिकॉर्ड कर लिया, हमने डे 1 पे लीज लायबिलिटी रिकॉर्ड कर लिया, हमने रेंटल की पेमेंट को रिकॉर्ड किया, हमने IDC की पेमेंट को रिकॉर्ड किया।
और हमने प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग कॉस्ट को भी रिकॉर्ड किया है। अब मैं अपने पास एक अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल बनाता हूं। लीज अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल बिल्कुल वही है जैसे आप एक लोन अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल बनाते हो, जिसमें आप अपने पूरी लीज लायबिलिटी की एक मूवमेंट बना रहे होंगे। किस तरह से देखिएगा, चूंकि इस सिनेरियो में जो हमारा रेंटल है, रेंटल की एडवांस पेमेंट है, तो इस वजह से मैं ओपनिंग लायबिलिटी से पहले रेंटल एडजस्ट करता हूं। तो हमारे पास ओपनिंग लायबिलिटी आफ्टर रेंटल आएगी। फिर हमारा इंटरेस्ट एक्रू होगा, हमारा रेट था 12%। और फिर हमारे पास क्लोजिंग लायबिलिटी आएगी। हम आने वाले वक्तों में ऐसे भी सिनेरियोज देखेंगे जिसमें रेंटल इन एरियर्स होगा। जब रेंटल इन एरियर्स होगा तो फिर हमारा अमोर्टाइजेशन शेड्यूल थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। अभी जो शेड्यूल मैंने बनाया है उसमें ओपनिंग लायबिलिटी, रेंटल, फिर ओपनिंग लायबिलिटी आफ्टर रेंटल, और फिर इंटरेस्ट एक्रू हो रहा है और क्लोजिंग लायबिलिटी आ रही है। लेकिन जब रेंटल इन एरियर्स का केस होगा, ओपनिंग लायबिलिटी पे पहले इंटरेस्ट कैलकुलेट हो जाएगा, और फिर इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के बाद रेंटल पे होगा, तो हमारे पास क्लोजिंग लायबिलिटी वर्कआउट हो रही होगी। अब अगर हम शेड्यूल बनाएं, तो पहला साल है 31 दिसंबर 2020, दूसरा साल है 31 दिसंबर 2021, तीसरा साल है 31 दिसंबर 2022। हमारी टोटल लायबिलिटी है कितनी? सर हमारी टोटल लायबिलिटी 59.15 नहीं है। हमारी जो टोटल लायबिलिटी है ना, वो इन दोनों का टोटल है। 59.15 तो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के एंड पे करना है, और 35 डे वन पे पे करना है। तो 59.15 और 35 का टोटल कितना हुआ? 94.15। फिर हमने 35 का रेंटल इमीडिएटली पे किया, तो हमारी लायबिलिटी रह गई 59.15। दूसरे साल के शुरू में भी 35, तीसरे साल के शुरू में भी 35 का रेंटल। अब डे वन पे लायबिलिटी 94.15 की थी, जिसमें से 35 पे किया, तो लायबिलिटी रह गई 59.15। इस 59.15 की लायबिलिटी पे एक साल का इंटरेस्ट एक्सपेंस रिकॉर्ड होगा 12% के हिसाब से। तो देखो कितना आ रहा है इंटरेस्ट, 7.098। तो क्लोजिंग लायबिलिटी बन जाएगी, ऐड होगा, लेस नहीं होगा, 66.248। फिर दूसरे साल के स्टार्ट में 66.248, इसमें से 35 का रेंटल पे होगा दूसरे साल के स्टार्ट में, तो लायबिलिटी रह जाएगी 31.248। 31.248 पे इंटरेस्ट एक्रू होगा 12%, 3.75, तो ये 35 रह जाएगा। फिर तीसरे साल के शुरू में 35 पे करोगे तो आपकी लायबिलिटी 0 हो जाएगी। सिंपल है। अब मैं अगर एंट्रीज बनाऊं, डे वन पे हमने एंट्री बनाई, राइट टू यूज एसेट डेबिट, लीज लायबिलिटी क्रेडिट, कैश क्रेडिट, इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट का कैश क्रेडिट, और प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग कॉस्ट। सर पहले साल के आखिर में 31 दिसंबर 2020, इंटरेस्ट एक्सपेंस पीएनएल में डेबिट होगा, लीज लायबिलिटी ग्रो करेगी, अनवाइंड होगी, जो भी आपका पहले साल का इंटरेस्ट था दैट इज 7.098, 7.098। चूंकि पहले साल का आखिर आ गया, तो 3 साल की लीज टर्म में से एक साल का लीज टर्म खत्म हो गया, तो इसका मतलब है कि आपने अपने एसेट को भी डेप्रिशिएट करना है। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस पीएनएल में डेबिट, राइट टू यूज एसेट क्रेडिट कितना? सर हमने राइट टू यूज एसेट रिकॉर्ड किया है 102.15। 3 साल की लीज टर्म में 7 साल एसेट को यूज किया जाता है, एसेट की ओनरशिप का ट्रांसफर सर्टेन नहीं है, तो 102.15 डिवाइडेड बाय 3, 34.05, 34.05। सर चूंकि पहले साल का आखिर आ गया, तो आपने ये जो प्रोविजन रिकॉर्ड किया है ये भी अनवाइंड होगा, हमने जो प्रोविजन रिकॉर्ड किया है ये भी अनवाइंड होगा। तो हमारे पास एक और एंट्री बनेगी, इंटरेस्ट एक्सपेंस पीएनएल में डेबिट, प्रोविजन
फॉर डिसमेंटलिंग कॉस्ट क्रेडिट। 3 मिलियन का प्रोविजन, और प्रोविजन पे हमने इंटरेस्ट रेट यूज किया 10% का, तो 3 मिलियन इंटू 10%, तो ये आ जाएगा 0.3। 0.3। यहां तक मेरा पहला साल क्लोज हो गया। अब जब दूसरा साल स्टार्ट हुआ, तो दूसरे साल के स्टार्ट में यानी कि 1 जनवरी 2021 पे हमें एक रेंटल पे करना पड़ेगा। दूसरे साल के स्टार्ट में हमें ये 35 का रेंटल पे करना पड़ेगा। तो दूसरे साल के स्टार्ट में एंट्री क्या बनेगी? लीज लायबिलिटी डेबिट कैश क्रेडिट 35 मिलियन। 35 मिलियन। फिर जब दूसरे साल का आखिर आएगा यानी कि 31 दिसंबर 2021, तो आपकी लीज लायबिलिटी पे इंटरेस्ट रिकॉर्ड होगा, इंटरेस्ट एक्सपेंस पीएनएल में डेबिट, लीज लायबिलिटी क्रेडिट कितने से? सर एज पर दी अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल ईयर 2 का जो इंटरेस्ट है दैट इज 3.75। 3.75। 3.75। दूसरे साल के आखिर में भी आपका एसेट डेप्रिशिएट होगा, तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस पीएनएल में डेबिट, राइट टू यूज एसेट क्रेडिट। चूंकि हम डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन पे रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो दूसरे साल का भी 34.05। 34.05। समझ आ रहा है ना? मैं इसके बाद दूसरे साल के आखिर में भी प्रोविजन को अनवाइंड करेंगे, तो इंटरेस्ट एक्सपेंस पीएनएल में डेबिट, प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग कॉस्ट क्रेडिट। अच्छा, अब जो इंटरेस्ट रिकॉर्ड होगा वो रिकॉर्ड होगा 3.3 का 10%, तो ये मेरे ख्याल आ जाएगा 0.33। 0.33। ये हमारी दूसरे साल की एंट्रीज भी खत्म हो गई। एक साल रह गया, तो मैं तीसरे साल की भी एंट्री बना ही देता हूं। यहां देखें, तीसरे साल के स्टार्ट में यानी कि 1 जनवरी 2022 पे पहले तो आपने रेंटल पे करना है, लीज लायबिलिटी डेबिट कैश क्रेडिट 35। 35। और जब आपने ये तीसरा रेंटल पे कर दिया ना, अब आपकी लायबिलिटी जीरो हो गई, अब आपकी लायबिलिटी खत्म हो गई। यानी तीसरे साल के आखिर में कोई फर्दर रिकॉर्ड इंटरेस्ट रिकॉर्ड नहीं करना, क्योंकि लायबिलिटी खत्म हो चुकी। तीसरे साल के आखिर में 31 दिसंबर 2022 पे डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड होगा, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस पीएनएल में डेबिट, राइट ऑफ यूज एसेट क्रेडिट, ये अमाउंट था हमारा 34.05। जब आपने 3 साल एसेट को डेप्रिशिएट किया होगा ना, तो अब राइट टू यूज एसेट भी खत्म हो गया हो। कैसे? देखिए, ओरिजिनली आपने राइट टू यूज एसेट कितना रिकॉर्ड किया था? 102.15। पहले साल के आखिर में 34.05, दूसरे साल के आखिर में 34.05, और तीसरे साल के आखिर में 34.05। आपका इंटरेस्ट एक्सपेंस सॉरी राइट टू यूज जीरो हो चुका होगा। तीसरे साल के आखिर में 31 दिसंबर 2022 पे हमें अपनी डिसमेंटलिंग कॉस्ट के ऊपर प्रोविजन इंटरेस्ट रिकॉर्ड करना पड़ेगा, तो इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग कॉस्ट क्रेडिट कितना? सर हमारा प्रोविजन का अमाउंट ओरिजिनली रिकॉर्ड हुआ था 3 मिलियन, पहले साल के आखिर में 0.3, तो ये हो गया 3.3। दूसरे साल के आखिर में 0.33, तो ये हो गया होगा 3.63। 3.63 इंटू 10%, तो ये आ जाएगा 0.363। थोड़ा बहुत राउंडिंग ऑफ का फर्क आएगा, अदरवाइज ये पूरा 4 मिलियन हो जाना चाहिए। अब तीसरे साल के आखिर में आप एसेट की डिसमेंटलिंग पे खर्चा करोगे, तीसरे साल के आखिर में आप एसेट की डिसमेंटलिंग पे खर्चा करोगे, तो आप एंट्री क्या बनाओगे? प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग कॉस्ट डेबिट, और कैश क्रेडिट 4 मिलियन, कैश क्रेडिट 4। क्या ये बातें समझ आ रही है हमें? तो ये हमने फिलहाल बहुत सिंपल सी केस स्टडी सॉल्व की है, जिसमें हमने लेसी के पर्सपेक्टिव से लीज ट्रांजैक्शन की इनिशियल और सब्सिक्वेंट मेजरमेंट के रूल वगैरह कवर किए हैं। कॉपी करें सर इसे।